वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आप लोगों के समस्त में ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि इसी वर्ष एक यूनिवर्सिटी में हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी क्वेश्चन पेपर में से 50 से 60% इसी क्वेश्चन पेपर में से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। कहने का मतलब ये, जो इस यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे गए थे वही आपकी भी यूनिवर्सिटी में 50 से 60% इसी में से, इसी प्रश्न पत्र में से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि जो सिलेबस है वो सेम है और जो आप सभी का यानी कि पेपर का जो पार्ट है वो भी सेम है। तो कुल मिला के पेपर कोड सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो 50 से 60 नंबर यहीं से आएगा। बस आप भी वीडियो देख लेंगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, ये आपकी दूसरी रिवीजन क्लास है, क्योंकि इससे पहले मैंने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर था इसको हल करा दिया था। लेकिन अब दोबारा से आप सभी की परीक्षा के बड़ी की आप सभी की परीक्षा होने वाली है, तो मैं इसको दोबारा से आप सभी को हल कराने का प्रयास करूंगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं आपकी परीक्षा के लिए, कौन से इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी फेल नहीं कर पाएगा आपको, ठीक है। पहला प्रश्न है अति लघुत्तरीय का कि गांव किसे कहते हैं। विलेज के बारे में आपको लिखना। बहुत ही हाई लेवल का और जनरली क्वेश्चन है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि इस प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा। जनरली प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आते ही आते हैं। गांव हो गया, नगर हो गया, ठीक है, और कस्बा हो गया। तो फिलहाल गांव और विलेज और कस्बे की परिभाषा आपको अच्छी तरह से मालूम होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको गांव की परिभाषा थोड़ी सरल शब्दों में बता दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन है। तो गांव की परिभाषा आपको लिखनी है कि, ठीक है, लिखना यह है कि गांव का तात्पर्य किसानों की बस्तियों से है, जबकि उनके दूसरे विद्वानों के अनुसार किसी भी उस क्षेत्रीय समूह को गांव कहा जा सकता है। मतलब कि गांव उसे कहा जाता है जहां थोड़े से व्यक्ति प्राथमिक संबंधों में बंधे हों और खेती के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हों, ठीक है, तो उसे हम गांव कहेंगे। और गांव की परिभाषा है, जो गांव का मतलब है वो अलग अलग हमारे जो विद्वान उनके अनुसार अलग अलग है। और एक और विद्वान ने कहा है कि गांव का तात्पर्य किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र से नहीं होता, बल्कि गांव एक जीवन विधि है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस स्थान पर भी लोग एक दृढ़ सामुदायिक, ठीक है, भावना से बंधे रहकर परंपरागत ढंग से व्यवहार करते हैं, ठीक है, उस स्थान को एक गांव कहा जा सकता है, ठीक है। और अनेक विद्वान मानते हैं कि कुल जनसंख्या अथवा जनसंख्या के घनत्व के आधार पर गांव को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है, ठीक है। तो ये बहुत सारे अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग परिभाषा, लेकिन आप कोई एक लिख दीजिएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नगर किसे कहते हैं, सिटी, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोगों को देना है कि नगर को एक ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां व्यक्ति कृषि के अतिरिक्त, यानी कि जहां पर व्यक्ति कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में लगा होता है, ठीक है, और जहाँ की जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, उसे हम नगर कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार आपको इतनी परिभाषा लिख देनी सिंपल भाषा में, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं बताएंगे। अगला है कि जनजात। जनजात भी आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए। जनजात, या फिर हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए जाति की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो इन दो में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो फिलहाल अगर हम आपको जनजात की परिभाषा अगर आप लोग कहें तो हम बता सकते हैं। फिलहाल अगर आप इसका आंसर पढ़ लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, तो आप लोग इसे तैयार करके अपने क्वेश्चन में सिर में पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है कुल मिला के, ठीक है, जनजाति का प्रश्न। ओके, बढ़े अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग के कमेंट आएंगे तो इसका भी परिभाषा हम आपको बता देंगे, लेकिन कमेंट करिए तब तक आप लोग। अगला प्रश्न है कि जात किसे कहते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था जनजात या फिर जात से जुड़ा क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। तो जात की परिभाषा आपको लिख देनी है कि जाति प्रथा एक विचित्र संस्था है। धर्म के अतिरिक्त जो संस्था भारतीयों को सर्वाधिक प्रभावित करती है वो है जाति प्रथा, ठीक है, जाति ही है, या फिर जात प्रथा है, जाति ही है। और अलग अलग जो हमारे विद्वान इनके अनुसार अलग अलग इसकी परिभाषा है, तो आप पढ़ लीजिएगा और डिटेल में अपने सीरीज या क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है कि मैरिज, यानी कि विवाह, ठीक है, विवाह की परिभाषा। तो विवाह की परिभाषा आप सभी को अच्छे से मालूम होगी, मुझे शायद इसका आंसर बताने की आप लोगों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आप लोग अपने एक्सपर्ट हैं तो खुद ही आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए आपकी परीक्षा में। चलिए, मैं आपको परिभाषा बता ही दे रहा हूँ विवाह की, ठीक है। तो विवाह लिखना, भारत में अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, ठीक है। विवाह भारत में अनेक प्रकार के प्रचलित हैं। भारत की जनजातियों में विशेषकर अनेक प्रकार के विवाह संपन्न किए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार के विवाह को अपने अपने गुण दोष हैं। भारत में मुख्य रूप से
3 विवाह प्रचलित है। 1 नंबर पे है एक विवाह, 2 नंबर पे है बहुविवाह तथा 3 नंबर पे समूह विवाह। तो आप इस तरह इसकी परिभाषा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, संयुक्त परिवार की आपको परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं। आप लोग संयुक्त परिवार जानते हैं, जहाँ पर यानी कि आपके बाबा से लेकर परबाबा से लेकर आपके मतलब कि मतलब कहने का मतलब ये है कई पीढ़ियों से लगातार आपकी जो फैमिली हो एक साथ रह रही हो और उसका मालिक एक ही हो। संपत्ति का अधिकार मतलब कि बराबर सबका होना हो, लेकिन जो मुखिया हो उसको मुख्य बनाया जाए, यानी कि एक इंसान हो जो आपका गार्जियन हो उसे मुखिया बनाया जाए, ठीक है। उसी के हिसाब से सारे काम हो। तो इस तरह आपको संयुक्त परिवार की परिभाषा लिख देनी है। पिछड़ी वर्ग जिसको आप लोग बोलते हैं ओबीसी, ठीक है, इसकी भी परिभाषा आपको पढ़ लेनी है। अनुसूचित, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी हाई लेवल का प्रश्न है। जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट, इनमें से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अति लघु उत्तरीय में आएगा और ये लघु उत्तरीय में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रश्न जातिवाद, जातिवाद के बारे में लिखिएगा, क्योंकि आजकल आप सभी को मालूम जातिवाद को लेकर ज़्यादातर मुद्दे उठते रहते हैं। तो जातिवाद से जुड़ा क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये कुल मिला के जितने भी 10 के 10 प्रश्न हैं, ठीक है, अति लघु उत्तरीय के, इनमें से आपकी परीक्षा में 5 तो पक्का ही पक्का आएंगे, ठीक है। एक प्रश्न और मैं आपको अपनी तरफ से ऐड कर दे रहा हूँ, कस्बा, ठीक है। अगर आपने नगर और गांव पढ़ा तो कस्बा भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कस्बा की परिभाषा आप सभी को वो नहीं मालूम है, अब मालूम तो होगी, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी परिभाषा दे दे रहा हूँ। लिखना है कि सरकारी तौर पर कस्बे और नगर के बीच ना तो विभाजन का कोई निश्चित आधार है और ना ही कस्बे की कोई एक पृथक परिभाषा दी गई है, ठीक है। और अगर आपको पहचानना हो तो कुछ नियम शर्तें होती हैं जिनके अनुसार आप पहचान सकते हैं किसको, कस्बे को, ठीक। कस्बा किसे कहते हैं? तो जिस क्षेत्र की आबादी 5000 या उससे अधिक हो प्रति वर्ग किलोमीटर में, जहाँ वहाँ जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति से कम ना हो, उस क्षेत्र में वयस्क पुरुष की कम से कम 75% संख्या और गैर कृषि कार्यों द्वारा आजीविका उपार्जित करती हो, ठीक है। तो इन सभी की जो सारी चीज़ें रहती हैं वहाँ उसको हम कस्बा के नाम से जानते हैं या फिर कस्बा कहते हैं, ठीक है। तो तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगले प्रश्न आप लोगों के समझ आ जाते हैं लघु उत्तरीय के, ठीक है। लघु उत्तरीय का जो प्रश्न होते हैं इनके जो आंसर हैं आप लोगों को कम से कम 200 शब्दों में देने होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके लघु उत्तरीय के भी, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला है कि भारतीय ग्रामीण जीवन की आधारभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। भारतीय जो ग्रामीण जीवन है, गांव का जीवन है, इंडियन, ठीक है, जो हमारे विलेज के लोग हैं उनका जो जीवन है वो कैसा है, ठीक है। और उसकी जो मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है, क्या विशेष मिलता है उनको गांव में, ठीक है। उसके बारे में लिखना है। हाई लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में पूरी तरह ये आने वाला है। आंसर बताने का समय है नहीं, इसलिए आंसर आप ढूंढ के खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्राम नगर संपर्क की अवधारणा की विवेचना कीजिए, देखिए। हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए कि ग्राम और नगर में अंतर बताइए या फिर संबंध बताइए। यहाँ पर आ गया है कि ग्राम नगर संपर्क की अवधारणा की विवेचना करना, ठीक है। दोनों में थोड़े अवधारणा के बारे में लिखना, ठीक है, यानी कि किस प्रकार दोनों विभिन्न हैं, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिलाओं की प्रमुख समस्याओं के बारे में लिखना, ठीक है। भारतीय महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या, आप सभी को मैंने हज़ारों बार बताया होगा, जितनी बार भी मैंने सोशलॉजी की वीडियो बनाई होगी उतनी बार मैंने आपको बताया होगा इस प्रश्न का उत्तर, और आप सभी को अच्छे से मालूम भी होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो पर्दा प्रथा हो गई, शैक्षिक समस्याएं हो गई, आर्थिक समस्याएं हो गई, सामाजिक समस्याएं हो गई, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो गई, लिंग भेदभाव संबंधित समस्याएं हो गई। तो ये बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं भारतीय महिलाओं की, ठीक है, जो कि ये जनरली हैं, जो कि आपको देखने को मिलती भी हैं, ठीक है। हाई लेवल का प्रश्न ये भी है, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, आएगा चाहे लघु में आए चाहे विस्तृत में आएगा ज़रूर पक्का। अगला है कि भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याओं और समाधान का वर्णन कीजिए। भारतीय जनजाति, ठीक है, या फिर हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए भारतीय कौन सा यहाँ पर आया था, ठीक है, पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि पिछड़ी जातियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करिए और उनके समाधान के बारे में बताइए, ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में जातिवाद पर निबंध लिखना, ठीक है। जातिवाद को लेकर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये प्रश्न अभी अति लघु उत्तर में भी पूछा गया, यही लघु उत्तर में पूछा गया, ठीक है। तो इसको लेकर आए दिन आप सभी को मालूम कि जातिवाद को लेकर आए दिन कोई ना कोई मामला आता ही रहता है सामने। तो इस पर आप लोगों को एक निबंध लिखना है जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि भारत में संप्रदायवाद की उभरती प्रवृत्तियों का इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में विविधता में एक, ये भी इग्नोर कर दीजिए, फिलहाल है कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट लेकिन इग्नोर कर लीजिएगा। भारत में विविधता में एकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, अथवा इग्नोर भी कर सकते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है प्रश्न, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया यहाँ पर नंबर 1, 2 और 3, 4 प्रश्न जो हैं और 5 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन 5 प्रश्नों में से जो इसमें है, इन्हीं में से कम 2-3 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन को वहाँ फिर आके थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन पूछा ज़रूर जाएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, यानी कि अगले सेशन की ओर। अगला सेशन जो है वो एक सेशन सी खंडसा। इसमें आपके विस्तृत उत्तरीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय लेवल के प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को 500 शब्दों में देना होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 2 ही प्रश्न आपको हल करने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4-5 प्रश्न होते हैं, उसमें सिर्फ 2 के बारे में आंसर लिखना होता है बस। इसके लिए आपको 10-10 नंबर यानी कि 20 नंबर पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। पहला कि भारत में जाति व्यवस्था के परिवर्तनशील प्रतिमानों का विवेचन कीजिए, ठीक है। भारत में जाति व्यवस्था को लेकर, यानी कि जाति को लेकर बहुत ज़्यादा मामला आपको देखने को मिलता है और बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं जाति को लेकर, ठीक है। जाति प्रथा हो, चाहे आपकी जनजाति के होकर, चाहे अनुसूचित जाति के लेकर हो जाए, चाहे आपके बैकवर्ड को लेकर हो जाए, ठीक है, आपके ये क्या बोलते हैं अन्य पिछड़े वर्ग को लेकर हो जाए, ठीक है। तो ये सब सारी है वो जाति के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे जुड़े क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है, काफ़ी मददगार क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूपों का वर्णन कीजिए। यानी कि अगर हिंदू में विवाह हो रहा है किसी का, किसी लड़की का किसी लड़के के साथ, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। और हिंदू विवाह के परंपरागत जो स्वरूप हैं उसके बारे में भी लिखना है। ये प्रश्न इतना इम्पॉर्टेंट है, जितना मैं कहूँ उतना ही कम है। ये आपके लघु उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय में आएगा ही आएगा। आपके 7 या 10 नंबर पक्के हो जा रहे हैं सिर्फ यहीं से, ठीक है। तैयार कर लीजिएगा प्रश्न, ठीक है, पक्का आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, ठीक है। वो आएगा भी, इसमें 2 राह नहीं है किसी भी तरह, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि संयुक्त परिवार की परिभाषा दीजिए। इसको तो मैंने आपको बताया था, संयुक्त परिभाषा भी अति लघु उत्तरीय में इसको मैंने बताया है कि जो संयुक्त परिवार होता है वो किस प्रकार का होता है, उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए, उसके बारे में लिखना है। तो आप सभी को मैं फिर से इसका आंसर बता दूं कि संयुक्त परिवार वह है जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियाँ अर्थात 3 से अधिक पीढ़ियाँ के सदस्य एक दूसरे के संपत्ति, आय तथा परस्पर अधिकार तथा कर्तव्य में बंधे होते हैं, ठीक है। उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार की प्रमुख जो विशेषताएँ हैं वो है जैसे संयुक्त रसोई, मतलब एक ही घर में खाना बनना चाहिए, एक ही रसोई में, मतलब एक ही किचन में। और मुखिया का शासन होना चाहिए, जो एक मुखिया हो घर का, ठीक है। और दूसरा आपका तीसरा हो जाएगा संयुक्त निवास, एक साथ रहते हैं। और संयुक्त संपत्ति, परिवार का आकार बड़ा। तो ये सारी प्रमुख विशेषताएं हैं संयुक्त परिवार की, ठीक है। तो परिभाषा विशेषता मैंने आपको बता दी। और इसके आगे संयुक्त परिवार में होने वाले नवीन परिवर्तन, यानी कि इस टाइम करंट टाइम में जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं वो लिखना है। हाई लेवल का प्रश्न है, आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा पक्का। अगला प्रश्न है कि भारत में अधिक जनसंख्या के दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए, ठीक है। भारत में जो लगातार जो जनसंख्या की जो बढ़ती ये क्रम है, ठीक है, गिनती है, इसके दुष्परिणाम क्या हैं, मतलब इसकी वजह से क्या समस्या आ सकती है भारत पे, ठीक है। किस समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है भारत को, ठीक है। तो उसके बारे में लिखना है। या यहीं पर ये प्रश्न हो सकता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय बताइए, जनसंख्या वृद्धि रोकथाम बताइए, ठीक है। या फिर जनसंख्या विस्फोट पे एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। और इसी तरह की जनसंख्या से जुड़े बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसको तो आप तैयार कर लेना है। जनसंख्या से जुड़ा क्वेश्चन पक्का आपकी परीक्षा में आएगा, वो चाहे 7 नंबर का है चाहे 10 नंबर का आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि जनरली होते हैं, वो हमेशा परीक्षा में आते ही आते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया इस वीडियो में, ठीक है। अगर सारे प्रश्न अगर आप अच्छे से तैयार करके जाते हैं जो जो इस वीडियो में मैंने बताया उनका आंसर, तो आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता। आप लोग का पेपर हो जाइएगा, तब आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा कि मेरे द्वारा बताया गया कुछ क्वेश्चन आया है, कौन नहीं आया। और हाँ, कुछ क्वेश्चन और हैं जो इसके अलावा, मतलब इस वीडियो में, मतलब कि इस क्वेश्चन पेपर में नहीं है, वो मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ, उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूँ।
विवाह मैंने बता ही दिया, हिंदू विवाह ये हो ही गया। दलित वर्ग से क्या है, ये कोई प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दलित वर्ग से संस्कार क्या है, संस्कार के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और भारतीय समाज की महिलाओं की प्रमुख समस्याएं, ये तो लघु उत्तरीय में है ही, दीर्घ उत्तरीय में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि आपको पढ़ लेना है। हालांकि इन्हीं जो प्रश्न मैंने बताए हैं आपको दीर्घ उत्तरीय के 4-5 जो भी प्रश्न हैं, इन्हीं में से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन फंस जाएंगे अगर आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी मददगार प्रश्न है। अगर आपको कुछ पूछना है इसके अलावा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी और भी अन्य वीडियो हैं, उनको जाके देख सकते हैं, उनसे भी आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट भी बना रखी है। जितने भी वीडियो मैंने बनाई हैं वो सारी मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। BA सेकेंड सेमेस्टर 2020 सोशोलॉजी क्वेश्चन, ठीक है। तो वो आप जाके पूरी प्ले लिस्ट देख लीजिएगा, गारंटी आपको कोई भी फेल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।